चलिए अब हमको देखना है आपका, आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर 6 में हम वर्क एनर्जी पावर में हमने कल वर्क के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसको भी हम वर्क से ही रिलेट करेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हमें वर्क के बारे में ही पूरा पढ़ना है, बस हमें थोड़ा सा बहुत रिलेशन देखना है उसकी पावर ऑफ और एनर्जी के साथ में। तो एनर्जी की बात करें तो ये बचपन में आपने एक सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो ये आपके किसी कार्य को करने की क्षमता या एबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एनर्जी होती है। तो एक तरह का ये हम एनर्जी को क्या है आपका एक तरह से वर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं, वर्क बना सकते हैं उसको हम। अगर एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाओगे। इसलिए एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट होगी वो भी वर्क की तरह ही होगी, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका जूल बोल सकते हैं। जैसे हमने वहां बोल दिया, इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि दुनिया में आपके पास एनर्जी बहुत तरह की हो सकती है। दुनिया में आपकी जो एनर्जी होती है वो बहुत तरह की है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास में काइनेटिक एनर्जी है, आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी है, आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है, आपके पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आपके पास में न्यूक्लियर एनर्जी है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी तरह की एनर्जी मैं अब आपके सामने देख सकता हूँ। तो ये सारी सारी आपकी बहुत तरह की एनर्जी आपके पास में एग्जिस्ट कर सकती है। इनमें से जो दो खास एनर्जी हैं उसको हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सिर्फ दो ही आपकी बात कर रहे हैं हम एनर्जी की, जिनकी हम बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। ठीक है, हम जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को जोड़ देते हैं तो आपको एक नई एनर्जी मिलती है, उसको हम बोलते हैं आपका एम ई नाम से, जिसका फुल नाम होता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। तो कल को सिंपली आपसे कोई ये पूछे ना कि व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, तो इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी कुछ नहीं होती है, आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, उसको आप मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसके बाद हम इसके कंजर्वेशन की भी बात करेंगे। लेकिन अभी इस चैप्टर में बेसिकली हम सिर्फ दो तरह की एनर्जीज को देखने जा रहे हैं, एक होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो बहुत सिंपल है, आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने याद कर रखा है, इसको हम के ई लिखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप याद करते हो, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं कि जो वी होती है वो क्या होती है बेटा, वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि हम वेलोसिटी को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके बीच में क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा कि आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, इसमें आपका डाउट हो सकता है। तो याद रखें के का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली में वो फॉर्मूला होता है आपका हाफ एम वी डॉट वी। इनके बीच में एक कौन सा प्रोडक्ट है आपका, एक डॉट प्रोडक्ट होता है इनके बीच में। अच्छा सर, डॉट प्रोडक्ट होने की वजह से ये स्क्वायर कैसे आ गया? तो देखिए, कल को मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट बताया था। तो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए आपके पास में क्या है, एक ए वेक्टर है और दूसरा भी ए वेक्टर है, इनके बीच में अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, बिकॉज जब सेम ही वेक्टर हैं दोनों के दोनों, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल थीटा जो होगा वो जीरो होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा आपका वन होगा। तो मैं अगर इनके बीच में ए डॉट ए निकालना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपका ए इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो ये ए स्क्वायर ही निकल के आएगा। तो उसी हिसाब से एक्चुअल फॉर्मूला होता है आपका काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम डॉट एम इंटू वी डॉट वी। लेकिन यही चीज ऑटोमेटिकली क्या निकल के आ जाती है आपकी, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस बात में। आपके लिए के का फॉर्मूला क्या होता है, आपका हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्योंकि ये एक तरह की एक एनर्जी होती है, क्योंकि बेटा ये एक तरह की क्या है आपकी एनर्जी होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपका इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल ही हो जाएगी इसकी ऐसा यूनिट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में या बहुत ज्यादा इंटरनली ऐसा कुछ पढ़ना नहीं है खास, कि मैं आपको कोई नई चीज नहीं बता सकता। वेलोसिटी दी होगी, काइनेटिक एनर्जी निकालनी होगी, ऐसा कुछ खास है नहीं। मेन जो इस चैप्टर में हमें नई चीज पढ़नी है और नए तरीके से पढ़नी है, वो क्या है उस पर अगर हम ध्यान दें तो वो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसपे हमें थोड़ा सा खास ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे अगर हम, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर हम ध्यान दें, देखिए एक बात कि इसको हम आपका पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसको कभी कभी, अब क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो हम इसको पीई नहीं, हम यू से रिप्रेजेंट ज्यादा करेंगे, क्योंकि क्लास 12th में भी आपका जब भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको हम यू से ही लिखेंगे। तो जब भी यू आ जाए, जैसे आपकी जो एनसीईआरटी ने लिखा है, एनसीईआरटी ने इसी चीज को वी से लिखा हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इस चीज को आपका वी से क्या रिप्रेजेंट किया है, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। वी से आपका पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है आपका। लेकिन हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपका जैसे क्लास 12th में जाएंगे तो इस वी का मतलब कुछ और होता है वहां पे। तो हम जैसे हम क्लास 12th में जाएंगे तो वी को हम बोलते हैं पोटेंशियल
और यू को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो फालतू अपने आप को कंफ्यूजन ना से बचाने के लिए, ताकि आगे हमें दिक्कत ना हो, तो हम इसी पॉइंट ऑफ टाइम से यू को ही अपना पोटेंशियल एनर्जी मानेंगे, और वी का अगर नाम कहीं आया तो पोटेंशियल मानेंगे, लेकिन पोटेंशियल के बारे में भी पढ़ना नहीं है। मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी में आपकी पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल वी नाम से रिप्रेजेंट कर रहा है, हम यू लेके चल रहे हैं क्योंकि ज्यादातर टीचर उसी हिसाब से लिखे चलते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी को अगर डिफाइन किया जाए, तो हमको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, लेकिन ये सोचना एक पाप है, ये सोचना गलत है। मैं बिल्कुल पाप कहूंगा, क्योंकि ये सोचना गलत है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है आपका, mgh होता है। ये बिल्कुल सोचना गलत है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए बेटा, ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आपकी एक ही टाइप की एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये आपकी सिर्फ, ये फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन दुनिया में सिर्फ आपकी एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, दुनिया में बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे कि आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि आपकी और बात करें तो आपका स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, जैसे कि बात करें आपका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, ऐसे करके आपकी न्यूक्लियर की भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ऐसे करके आपकी बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन हम इस चैप्टर में अगर बात करें तो हम एक जनरल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। ना हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, ना हम स्प्रिंग की बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ, और ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। हम एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बात करें अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो पोटेंशियल एनर्जी है क्या? ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की जब बात की जाए तो इसमें एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब हम सब समझते हैं कि जैसे बोलते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है किसी चीज को करने का, तो ये वही एनर्जी है। ये पोटेंशियल बताती है, ये आपकी पोटेंशियल क्या बताता है, पोटेंशियल टू डू वर्क। पोटेंशियल टू डू वर्क। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये एक इस तरह की एनर्जी है जिसको हम क्या कर सकते हैं आपका, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वर्क। वी कैन कन्वर्ट इट इनटू वर्क। ये आपका आपके पास में एक तरह से ये मान लीजिए, ये एक तरह से बॉडी के पास में स्टोर्ड एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक तरह की स्टोर्ड एनर्जी विच कैन बी, विच वी कैन कन्वर्ट इनटू वर्क, विच वी कैन कन्वर्ट इनटू वर्क। तो इस तरह की जो एनर्जी होती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वो तो बस फर्क ये है बेटा कि जब आप इसको ग्रेविटेशनल में पढ़ते हो तो इसका फॉर्मूला mgh निकल के आता है। जब आप इसको स्प्रिंग में पढ़ते हो तो इसका फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर निकल के आता है। जब आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हो तो इसका फॉर्मूला के क्यू बाय आर, के क्यू स्क्वायर बाय आर निकल के आता है। तो बस फर्क इतना है कि आपके इस तरह से चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो हम इनके फॉर्मूले पे ज्यादा फोकस नहीं करने वाले। पोटेंशियल एनर्जी का जो जनरल डिस्कशन होता है हम उस पर बात करने वाले हैं। अच्छा, ये बात तो समझेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली क्या होती है एक्चुअली में, अगर ये सब नहीं होती, ये सब तो अलग अलग चीजें होती है। तो ये एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज समथिंग स्टोर्ड एनर्जी जो बॉडी के अंदर छुपी हुई रखी है। बॉडी के अंदर छुपी हुई रखी है, उसको हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हम यूज करेंगे तो वो क्या बन जाएगी आपकी, वर्क। तो मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम दो तरीके डिफाइन करते हैं आपका। ठीक है, मैथमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या करते हैं आपका, दो तरीके से डिफाइन करते हैं। जो फॉर्मूला आपके सिलेबस में है वो है आपका U इज इक्वल टू माइनस एफ डी एफ अपॉन डी आर, एक तरह से। ठीक है, तो आर ने बोलते हैं, कोई लोग इसको डी एस बोलता है आपका। एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा आपका, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं आपका, फोर्स की हेल्प से डिफाइन करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एस, जहाँ पे एस क्या है आपका, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम पहले पढ़ के आए हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो कि आपका किस पे डिपेंड कर सकता है, वो आपका एक्स पे भी डिपेंड कर सकता है, वो आपका वाई पे भी डिपेंड कर सकता है, वो आपका जेड पे भी डिपेंड कर सकता है। तो एफ इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डी यू अपॉन डी एस होता है। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली इसको डिफाइन करते हो। इसको थोड़ा सा हम रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ माइनस डी यू इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन करना है तो मैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में यहाँ पे लिखूंगा। तो माइनस डी यू इज इक्वल टू, आप यहाँ से क्या लिख पाओगे, आप यहाँ से लिख पाओगे एफ और डी एस, क्योंकि एफ और डी एस दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट का साइन आएगा, एफ डी एस। ठीक है, जब इस तरह से चीजें लिखी होती है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ, सॉरी एफ डॉट डी एस। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूँ। इस तरह से मैं दोनों तरफ क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूँ। जब मैं इंटीग्रेशन साइन लगाता हूँ और फिर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, यहाँ पे निकल के आता है u2 माइनस u1। जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, आप जब इंटीग्रेशन डीप में पढ़ लोगे तो आप समझ पाओगे इन चीजों को,
U2 से U1 तक, और यहाँ पे जिसके साथ में D लगा होता है उसकी लिमिट यहाँ पे डालते हैं, तो S1 से लेके S2 तक यहाँ पे लिमिट आएगी। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आपका यहाँ पे सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, आपका U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस, अब थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान देना, थोड़ा सा आप इस बात पे ध्यान देना कि ये क्या लिखा हुआ है, इस पे अगर आप ध्यान दो तो ऐसी चीज हम कल पढ़ चुके हैं। ये क्या होती है, इसको हम और कुछ नहीं, इसको हम बोलते हैं बेटा आपका वर्क, इसको हम बोलते हैं वर्क। वर्क के बारे में जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, तो हमने ये वाला फॉर्मूला वहां पे लिखा था, डिराइव किया था। तो ये चीज आपकी क्या निकल के आ जाएगी, वर्क। तो आप दूसरे तरीके से भी वर्क को डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और जब चेंज को हम लिखते हैं आपका, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, U2 माइनस U1 को डेल्टा यू लिखते हैं। तो हम इसको में क्या लिखते हैं, आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो मतलब इससे ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि यू, डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू कुछ नहीं, एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से वो बात प्रूव हो गई। मैंने यही चीज आपके पीछे लिखी हुई थी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इट इज टाइप ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी होती है, इसलिए नेगेटिव फॉर्म में ज्यादातर ली जाती है, विच वी कैन कन्वर्ट इनटू वर्क। वर्क में आ गई तो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रही, तो उसको हम पॉजिटिव देते हैं। तो डेल्टा यू को या फिर हम पोटेंशियल एनर्जी को चेंज को हम माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब होता क्या है, अब होता क्या है कि डेल्टा यू जब यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा यू यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम क्या लिख रहे हैं, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे लिख रहे हैं इस चीज को। अगर हम ये U1 की जगह पे क्या करते हैं, हम इसके लिए लेते हैं रेफरेंस। इसके लिए हम क्या लेते हैं, अपना एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस जनरली जैसे कि लेट एट सम S इज इक्वल टू 0 या S1, कुछ ऐसे पॉइंट्स मान लेते हैं। और वहां पर हम क्या मान लेते हैं, वहां पर हम ये बात मान लेते हैं कि वहां पे हमने U1 की वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लोगे या तो वहां पे, या फिर जीरो वैल्यू ले लोगे, ये अपने ऊपर होता है। आप U1 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, U1 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। अगर ऐसा ले लिया आपने, तो उसके बाद आपका U का जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, U2 को आप U मान लोगे, ठीक है, और U क्या निकल के आ जाएगा, आपका माइनस डब्ल्यू निकल के आ जाएगा उस हिसाब से, अगर आपने U1 को क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है। तो ये स्टैंडर्ड होता है, आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा हमको। जैसे मैं अगर लेना चाहूँ, आपका ग्रेविटेशनल के बारे में बात कर सकता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को मैं डिराइव करना चाहता हूँ, ग्रेविटेशनल के बारे में बात करना चाहता हूँ, उसके फॉर्मूले को मैं डिराइव करना चाहता हूँ। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। लेट्स से कि आपने क्या किया, कि आपने एक बॉडी है जो आपकी ग्राउंड पे रखी है, ध्यान देना, यहाँ से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं हम। और ये इसको फॉर्मूला आपको याद है फॉर्मूला, लेकिन हम अप्लाई कैसे करते हैं इस पर ध्यान देना। मान लीजिए किसी बॉडी पे हम, आप किसी बॉडी को हम इनिशियली यहाँ पे रखी थी ग्राउंड पे। इनिशियली जब ग्राउंड पे रखी थी तो यहाँ पे उसकी लेट्स से वाई की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर हम उसको लेके गए आपका ऊपर की तरफ लेके गए। जब हम ऊपर लेके जाते हैं तो मान ली हम कुछ एच पे लेके जाते हैं। तो जब हम एच पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या हो गई, आपकी एच हो गई, क्योंकि ऊपर की तरफ लेके गए तो यहाँ पे एच वैल्यू हो गई। अब अगर हम बात करें इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है बॉडी पे, पूरे टाइम पे कहीं भी बॉडी है तो उस टाइम पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है mg वेट। तो हम बोल सकते हैं फोर्स क्या लग रहा है आपका, mg। फोर्स क्या लग रहा है, mg। लेकिन इस फोर्स को हम mg ना लेके माइनस mg लेंगे, क्यों, बिकॉज ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसको माइनस mg लेंगे क्योंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। प्लस डिस्प्लेसमेंट आपका ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट अगर आपसे पूछता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, आपका इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की दूरी कितनी है। तो आप कहाँ से कहाँ गए हो, जीरो से लेके ऊपर तक, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ आपका y फाइनल माइनस y इनिशियल, ये आपका y फाइनल हो गया और ये आपका y इनिशियल हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो y फाइनल क्या है, h है, माइनस जीरो, तो आपने क्या बोल दिया कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ रहा है, आपका h निकल के आ रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट आपका h निकल के आ रहा है तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्क क्या होता है बेटा, आपका वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है बेटा मेरा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं यहाँ से अगर बात करूँ तो मैंने यहाँ पे फोर्स क्या लिख दिया, आपका mg लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ कॉस वॉस का कंसेप्ट लेके नहीं चल रहा, कॉस वॉस से आप आंसर निकाले तब भी सेम आंसर निकल के आता। तो mg इंटू, या तो आप इस तरीके से लिख दो कि आपने f सीधे माइनस रख दिया यहाँ पे mg है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर दिया s, तो आपको माइनस mgh निकल के आ गया। या आप दूसरे मेथड से इसको करना चाहते हैं, अगर w इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा से करना चाहते हैं इसको, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो f की जगह पे आप mg लिखते, s की जगह पे आप h लिखते, और यहाँ पे तुम देखोगी कि डिस्प्लेस फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे cos 180 आ जाएगा, cos 180 जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू -1 होती है, तो तब भी आपको माइनस mgh ही आंसर निकल जाए। तो किसी भी तरीके से आंसर निकालो, आंसर माइनस mgh निकल के आता है जब बॉडी
ऊपर की तरफ जा रही है, तो वर्क ये निकल के आ गया। अभी मैंने आपको क्या समझाया जस्ट इससे पहले कि आपने आपका जो डेल्टा यू होता है इट इज इक्वल टू माइनस वर्क होता है। डेल्टा यू क्या होता है? माइनस वर्क। इसको मैं क्या लिखता हूँ? यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया आपका, माइनस एम जी एच, और माइनस तो पहले से लगाओ तो माइनस एम जी एच, वर्क मैंने यहाँ पे निकाल रखा है आपका, तो मैंने यहाँ पे माइनस एम जी एच रख दिया। जब मैं माइनस माइनस चाहता हूँ प्लस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एम जी एच हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यू टू माइनस यू वन इज इक्वल टू एम जी एच। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड ये रेफरेंस क्या मान के चलता हूँ? मैं इस केस में जब भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाली जाती है तो मैं इसमें रेफरेंस जो मान के चलता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि ऑन ग्राउंड लेवल, ऑन ग्राउंड लेवल पे आपका मतलब जब बॉडी आपकी ग्राउंड पे, तब y की वैल्यू क्या है? 0 है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब y इज इक्वल टू 0 है, तो मैं उस टाइम पे u1 की वैल्यू क्या मान लेता हूँ? 0। ये मैं रेफरेंस अपने हिसाब से मानता हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो u1 क्या हो गया आपका? 0 हो गया। जब और मैं फिर क्या करता हूँ? u2 को u ही ले लेता हूँ। जब मैं u1 को 0 ले लिया तो यहाँ से सीधे आपका u का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या निकल के आता है? mgh। तो बेटा जो आप फॉर्मूला याद करते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो ये वाला फॉर्मूला होता है और कोई फॉर्मूला नहीं होता। आपने इसमें ये बात मान के रखी थी, आपने इसमें ये बात मान के रखी थी कि आपका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, रेफरेंस वैल्यू, वो आपने ग्राउंड पे 0 लेके रखी थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए आप अगर ग्राउंड से अगर आप लेट से 2 मीटर ऊपर जाते हो और यहाँ से आपको पूछता है पोटेंशियल एनर्जी बताइए, तो आप क्या बोलोगे? यहाँ की एम इंटू जी इंटू टू लिखोगे प्लस के साथ में। लेकिन जब यही बॉडी आपकी नीचे जाती है ग्राउंड के लेट से 3 मीटर, तो यहाँ पे जब बेटा आप इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? एम जी इंटू थ्री तो लिखोगे, लेकिन इस बार माइनस में लिखोगे, क्योंकि ग्राउंड पे आपने क्या मान रखा है? यहाँ पे आपने 0 मान रखा है। तो नीचे आओगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर आओगे तो आप पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी लेके चलोगे। तो इस तरह से हमने आपका बचपन में और अभी भी सब कुछ पढ़ रखा है। जैसे कि और डिटेल में अगर हम बात करें तो इसी तरह से जब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, अभी जैसे स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, अगर हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इसके बारे में डिटेल में हम वाइब्रेशन चैप्टर में और वाइब्रेशन बोल रहा हूँ मैं, आपका एसएचएम चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। लेकिन अगर हल्की सी बात की जाए तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में होता क्या है कि आपका इस तरह से स्प्रिंग होती है। अगर मान लीजिए मैंने उसको क्या किया है, उसको मैंने एक्स से एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर आपका फोर्स क्या लगता है बेटा? पीछे लगता है। तो एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका वैल्यू होती है के एक्स। ठीक है, मैं फिर से, क्योंकि एफ और एक्स आपका अलग अलग डायरेक्शन में, तो फिर से मैं एफ को माइनस के एक्स लेता हूँ। उसका फॉर्मूला माइनस के होता है। माइनस मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन दिखा रखी है फिगर में, लेकिन अलग से लिखूंगा तो माइनस लिखता हूँ, बिकॉज आपका एफ एंड एक्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए मैं माइनस लगाता हूँ यहाँ पे, अपोजिट डायरेक्शन। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं बोलता हूं कि मेरा वर्क क्या हो जाएगा? सर मेरा वर्क होता है एफ डॉट डी एक्स होता है। लेकिन क्योंकि आपका फोर्स जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका एक तरह का वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। एक तरह का वेरिएबल फोर्स होगा। जब वेरिएबल फोर्स बेटा आपको निकालना होता है तो आप इंटीग्रेशन से आंसर निकालते हैं वहां पे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x1 से लेके x2 तक, जो आप जा रहे हो, x1 भी नहीं, x1 आपका 0 है, 0 से लेके x पे जा रहे हो। तो आप जब यहाँ पे रखोगे माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन अगर आप जाके पढ़ोगे तो मैं एक बार आपको सिंपल से इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू एक्स की पावर एन डी एक्स को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा आपको सोचना है। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ए लिख दो, एक्स की पावर को एक बढ़ा दो, और जितनी पावर ऊपर लिखी है उसी से आप डिवाइड कर दो। बिल्कुल डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जब हम इस केस में आपका ये अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पावर 1 है आपकी। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस है के, तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक्स की पावर एक बढ़ा दो यानी 2, और जो पावर लगाती है उससे डिवाइड कर दो, यानी आपका फॉर्मूला बनता है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का जब वर्क हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उसी के पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम डेल्टा यू निकालना चाहते हैं, जो कि क्या होता है? यू टू माइनस यू वन होता है, तो वो वर्क के माइनस के बराबर होता है। तो वर्क के माइनस के बराबर वर्क निकल के आया आपका माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर निकल के आया है। उसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? ये हाफ के एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर से हम क्या करते हैं, इसमें इसमें हम रेफरेंस लेके चलते हैं। जब इसमें हम रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं कि लेट एट एक्स इज इक्वल टू 0। जब आपका एक्स 0 है तो वहां पर हम मतलब मीन पोजीशन बोलते हैं इसको। हम डिटेल में और ना एसएचएम में डिटेल में और अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। तो उस टाइम पे हम u1 की वैल्यू क्या मानते हैं? आपकी 0 मानते हैं, और u2 को हम क्या मान लेते हैं? u मान लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या होता है कि आपका फॉर्मूला निकल के आता है फॉर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का। जो फॉर्मूला निकल के आता है बेटा, वो निकल के आता है u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू डालते जाओ, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालते जाओ।
ठीक है, इतना समझ में आया पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, सब समझ में आया, आ गया। जी सर। ठीक है, अब देखिए, अब इसका यूज क्या है, मतलब यूज क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, वो समझते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेटा जो यूज है वो है टू फाइंड द वर्क। सबसे बड़ा जो यूज है कि हमको वर्क निकालने में बड़ी इजीनेस हो जाती है, इससे बहुत इजीनेस हो जाती है। कैसे? तो देखिए, मान लीजिए कि मेरा एग्जांपल मैं वन लेके चलता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला ही, कि मेरी एक बॉडी है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरी एक बॉडी है, ग्राउंड लेवल है, इस पे मेरी एक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक मेरी बॉडी रखी है, और वो बोलते हैं कि ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, और यहाँ से वो जमीन के अंदर घुस जाती है और ये आपकी फाइनल पोजीशन है, और यहाँ से आपका वो लेट से 2 मीटर है, और यहाँ से आपका वो 3 मीटर पे था, ठीक है। तो ये इनिशियल, मतलब मैं इसको 1 वाला पॉइंट बोलता हूँ, इसको मैं 2 वाला पॉइंट बोल देता हूँ। अब आपसे बोल रहा है कि आपकी बॉडी जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो मुझे बताइए कि कितना वर्क डन होगा। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला एफ इंटू डी एक्स से भी निकाल सकते थे, पर हम पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से निकालना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको डाउट हो सकता है कि सर जब ऊपर होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, जब नीचे होगा तो कहाँ लग रहा है। तो इससे कंफ्यूजन से बचने के लिए हम इसको वर्क निकालना है। मान लो हमें पूछा गया वर्क कितना लगा कंप्लीट, तो हमने अभी भी पढ़ा कि डेल्टा यू क्या होता है आपका, वो वर्क के माइनस के बराबर होता है। तो मैं वर्क को क्या लिख सकता हूँ आपका, माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूँ। डेल्टा यू का मतलब क्या होता है, इट इज U2 माइनस U1, ठीक है, और माइनस का साइन हटा देंगे तो यहाँ पे U1 माइनस U2 बन जाएगा। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ग्रेविटी के अंदर आपको सब कुछ बता रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि आपका U1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर U1 कहाँ है, ये रहा। तो U1 की वैल्यू क्या होगी, ग्राउंड से ऊपर है ना, तो U1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस mgh, यानी एम अगर आपको दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेट्स से कि मैं एम की वैल्यू आपको 1 दे देता हूँ, और जी की वैल्यू आपको 10 लेके चलनी है हर जगह पे, अगर आपसे कुछ ना बोला जाएगा इजी कैलकुलेशन के लिए। तो 1 इंटू mg इंटू एच क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगी 30 जूल वैल्यू। सिमिलरली U2 निकालना होगा, U2 यहाँ पे निकल के आएगा आपका। तो U2 क्या निकल के आएगा आपका, इट विल कम आउट टू बी 1 इंटू 10 इंटू 2, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 20 जूल। अब आपसे क्या बोला गया है आपसे, अच्छा सॉरी, एक और बात ये है कि आपका, क्योंकि हम इस बार ग्राउंड के नीचे हैं, हम यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, जीरो। नीचे जाते हैं तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होती है, ऊपर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, फॉर्मूले के हिसाब से है कि U1 माइनस U2 करना है आपको। U1 कितना है 30 जूल, U2 कितना है, साइन के साथ देना है तो -20, तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 50 जूल। तो ये एक आसान तरीका होता है बेटा, ये एक आसान तरीका होता है आपका वर्क को निकालने का, अगर आपको यू पता है तो। समझ में आ गया इतना? हाँ जी। इसी तरह से हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की भी हेल्प आउट ले सकते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ समझा दूं, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि उसके क्वेश्चन हम एसएचएम में जाकर और डिटेल में बात करेंगे। अगर एग्जांपल अगर हमको दूसरा लेना होता है स्प्रिंग का, तो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे आपसे पता सिर्फ ये बोलता कि कंप्रेस नहीं, कुछ नहीं, आपसे बोलता कि यहाँ पर इसकी मीन पोजीशन पड़ती है, मीन पोजीशन क्या होती है डिटेल में बाद में बात करेंगे, और आपकी स्प्रिंग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन जो हम सारे डिस्टेंस यहाँ पे आपका मीन पोजीशन लेते हैं, तो यहाँ पे लेट से ये x1 है वैल्यू, और ये आपका जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो चलते 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 ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसकी मान लीजिए फाइनल पोजीशन है, और जब इसको मैं मीन पोजीशन से कैलकुलेट करता हूँ ये x2 निकल के आती है। तो आपसे पूछता है कि अगर आपकी बॉडी x1 से लेके जब x2 तक जा रही है तो कितना वर्क करेगी। तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आप वर्क को क्या बोलोगे, यहाँ से माइनस डेल्टा यू को क्या लिखोगे, -U2 माइनस U1, और इसको क्या लिख सकते हो, U1 माइनस U2। अभी आप थोड़ी देर पहले हमने स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, वो होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। बस इसमें एक्स की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो यहाँ पे आप क्या करो, U1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दोगे हाफ के x1 स्क्वायर, माइनस सेकंड जगह पे क्या हो जाएगा, हाफ के x2 स्क्वायर, और इनमें से क्या करोगे, हाफ के कॉमन ले लोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा x1 माइनस x2 स्क्वायर। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा वर्क का। तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी से क्या फायदा होता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर हमें याद हो जाए एक बार को, तो उससे हमें कहीं से कहीं तक भी वर्क निकालने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। समझ में आई ये सब चीज? जी। चलिए, तो ये आपका हमने डिस्कस किया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसका किस तरह से यूज कर।
चलिए देखिए, तो बेटा जो हम नेक्स्ट चीज आपकी पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। क्या होते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कभी फोर्स फील्ड बोलते हैं इनको, समझते हैं। तो देखिए, अभी अभी मतलब हम इसके बारे में बात करें, पहले हम बात करते हैं कंजर्वेटिव, तो ऑटोमेटिकली नॉन कंजर्वेटिव उसका उल्टा हो जाएगा। तो हमारा मेन फोकस होगा कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ना, तो ऑटोमेटिकली आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आप डिफाइन कर सकते हो उसके साथ। तो कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है, सवाल ये बनता है कि कंजर्वेटिव फोर्स होते क्या है। एक सेकंड, कंजर्वेटिव फोर्स की थोड़ी सी तीन चार कंजर्वेटिव फोर्स की तीन चार डेफिनेशन होती है, उन पे हम थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। क्या क्या होती है आपकी। पहली डेफिनेशन जो आपको देता है वो होती है आपकी a force is conservative, a force is conservative if it can be derived from a scalar quantity Vx। मैंने फिर से बताया कि एनसीईआरटी में आपको जो Vx है वो आपको क्या दे रहा है, वो उसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ठीक है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको आपको दे रखा है कि ये होता है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा, वो एक तरह की एनर्जी है, और हम जानते हैं वर्क एनर्जी ये सब क्या होते हैं, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये बोल रहा है कि एक फोर्स कंजर्वेटिव होता है अगर उसको हम स्केलर क्वांटिटी किसी Vx या पोटेंशियल एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था फोर्स के बीच में और आपका पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, F इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, और मैंने जब ये फॉर्मूला बताया था मैंने कहा था ये आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और हम किसी फोर्स को लिख सकते हैं। खास बात ये है कि ये जो आप रिलेशन लिख पा रहे हो ना, ये रिलेशन आप सिर्फ किसके लिए लिख सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, जो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइन कर सकते हो आप, ये सिर्फ और सिर्फ आप डिफाइन कर सकते हो आप अपने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हो, वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का कि जहां भी जिस भी जगह पे, चाहे आप ग्रेविटी वाले केस में आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते जिसका फॉर्मूला निकल के आया था आपका mgh। ठीक है, ये फॉर्मूला जैसे स्प्रिंग वाले में आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। जैसे आप आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे उसमें आप जाके पढ़ोगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ोगे, तो यहाँ भी आप पोटेंशियल एनर्जी पढ़ोगे डिटेल में, हम क्लास 12 में बात करेंगे, अभी नाम लेके बार बार तंग नहीं करेंगे कि क्यू स्क्वायर बाय आर निकल के आता है। तो इसका मतलब ये है कि इन सारे जगहों पे हम क्या कर पा रहे हैं, हम आपका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटेड है। इसका मतलब कि यहाँ पर लगने वाले जो भी फोर्स होंगे वो कैसे होने चाहिए, आपके कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि ग्रेविटी फोर्स जो होती है एक तरह का आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ये स्प्रिंग फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है वो एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि पीई पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड only for conservative forces only, is calculated for conservative force only। एक सेकंड रुकना, फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेटेड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, जैसे ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आगे जाके हम और भी फोर्स पढ़ेंगे, सिर्फ उनके लिए आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैन नॉट कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ठीक है, क्या होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आपको बाद में बता ही दूंगा। तो ये भी लिख देता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल एग्जांपल हो जाएगा आपका, जैसे फ्रिक्शन हो जाएगा। जो फ्रिक्शन है वो बेटा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स का। फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गई या विस्कस फोर्सेस हो गए, ये सब जो एग्जांपल होते हैं आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होते हैं। इन केसेस में आप क्या है, इन केसेस में आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं, कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, आप कभी स्टेटमेंट नहीं बोलोगे, बिकॉज वो एक तरह का क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको अभी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये आपका एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक्चुअली में डिटेल में बात करें तो ये आपका क्लास 12th के टॉपिक में कुछ ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा 3 डायमेंशनल चीज होती है। तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेंगे तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादा बड़ी स्कोप की चीज है, आपकी बुक के बियॉन्ड है स्कोप के। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें हम, नेक्स्ट जो डेफिनेशन होती है आपकी, जो नेक्स्ट डेफिनेशन होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की, वो होती है, एक सेकंड, जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन होती है पोटेंशियल एनर्जी की, वो होती है आपकी कि इट
द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स, दिस कैन बी सीन फ्रॉम दिस रिलेशन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्चुअली में, इसमें आपको बताने की मुझे कोई जरूरत है नहीं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके दो पार्ट लिखे हुए हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। ठीक है, मैं पहला पार्ट समझाता हूँ। मैं पहला पार्ट लिखता हूँ, आपका वर्क क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये चीज मैं आपको लास्ट टाइम बता चुका था लास्ट क्लास में, ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों लिखा है यहाँ पे। वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने इसको लास्ट टाइम पढ़ लिया था। नेक्स्ट जो चीज बेटा यहाँ पे लिखी है वो लिखी है वर्क इज इक्वल टू आपका, ये देखिए ये मैंने कहा ना आपकी बुक में जो वी का मतलब है उसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी को यू नाम से लेके चल रहे हैं। तो उन्होंने यू एक्स आई का मतलब कुछ नहीं, यू वन है माइनस ये क्या हो गया आपका यूपी, या इनिशियल माइनस फाइनल की तरफ से भी आप उसको समझ सकते हो। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ थोड़ी देर पहले, जब मैंने आपको समझाया था कि डेल्टा यू क्या होता है आपका माइनस डब्ल्यू होता है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। तो वहां से डब्ल्यू क्या निकल के आता है आपका माइनस डेल्टा यू, और आप माइनस यू टू माइनस यू वन से आप इसको यू वन माइनस यू टू लिखते हो। वही चीज हमने आपको समझा रखी है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप जो कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे फोर्सेस होते हैं, समझो हम यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर रहे हैं। कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य, जिनके द्वारा किया गया वर्क, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। इसका क्या मतलब है समझना। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपका ये एक इनिशियल पॉइंट है और ये एक फाइनल पॉइंट है। अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने के आपके पास में बहुत सारे रास्ते क्या है अवेलेबल हैं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप सीधे भी जा सकते हो ऐसे, ठीक है, आप इस पे घूम के भी जा सकते हो, आप यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, कुछ भी किसी भी तरीके से यहाँ पे जा सकते हो, किसी भी तरीके से यहाँ पे जा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास में। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि वर्क ड्यू टू work due to conservative force is path independent। इस पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, जो ऊपर से बात इसने समझाने की कोशिश करी है। जैसे मैं ही कहना चाह रहा हूं, जैसे आपके इस वाली लाइन ने क्या समझाने की कोशिश करी थी, उसने ये चीज समझाने की कोशिश करी थी, ये उसका रिजल्ट था। ये चीज समझाने की कोशिश कर रही थी कि पोटेंशियल एनर्जी आप सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए निकालते हो। सिमिलरली ये पूरी लाइन आपकी क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है कि आपका जो वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो आपके पाथ पे निर्भर नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ये आपके सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली, डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली, ये बताना चाह रहा है इस पॉइंट से। तो आपको इन दोनों पॉइंट से क्या समझाना चाह रहा है कि मान लीजिए आपके पास में ये इनिशियल पॉइंट है, आपके पास में ये फाइनल पॉइंट है। अब या तो आप इस पाथ से जाओ, चाहे आप इस पाथ से जाओ, चाहे रैंडमली किसी पाथ से भी जाओ, या तो आपको क्या होना चाहिए, या तो आपको यहाँ की बेटा काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए इनिशियल, और या तो यहाँ की आपको काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी पता है तब तो आप वर्क क्या लिख पाओगे, सीधे आप लिख पाओगे वहां पे डेल्टा के ई, मतलब इसका के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। तो इससे एक बात समझ में आती है कि उसको इससे बात से कोई मतलब नहीं, उसको इस बात से मतलब कोई नहीं कि जब बॉडी इस बात पे जा रही थी तो यहाँ पे उसकी कितनी वेलोसिटी थी, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस बात से मतलब है कि जब वो यहाँ पे कितनी स्पीड में थी, यहाँ पे कितनी स्पीड में थी। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, यानी आपके सिर्फ सिर्फ एंड पॉइंट्स पे आपका वर्क डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या फिर आपको क्या पता हो, या फिर आपको यहाँ का क्या पता हो, पोटेंशियल एनर्जी पता हो, यू आई पता हो, और यहाँ का क्या पता हो, यू एफ पता हो। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप क्या लिख सकते हो, वर्क इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल्टा यू, लेकिन माइनस के साथ में। तो ये क्या हो जाएगा आपका यू वन माइनस यू टू हो जाएगा। आप यहाँ भी देखो तो यहाँ भी क्या है आपका, सॉरी इनिशियल और फाइनल के टर्म में लिखें तो इनिशियल और फाइनल हो जाएगा। तो ये भी आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब वर्क जो है आपका वो आपका सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो जब वर्क आपका सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, आपका ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स वहां पर लग रहा है। तो ये दूसरी तरह की डेफिनेशन जो होती है आपकी कंजर्वेटिव फोर्स की, उसको हमने यहाँ पे समझा। एक तीसरी डेफिनेशन भी है जो कि मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा मतलब बड़ी अच्छी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है, एक डेफिनेशन तो है। ठीक है, इसको अगर हम समझाने की कोशिश करें तो ये आपका रिजल्ट है एक्चुअली में, आपके जो सेकंड डेफिनेशन है, जो हमने सेकंड डेफिनेशन पढ़ी है, इसका ही वो रिजल्ट है। उसको अगर मैं आपके सामने मेंशन करूं तो वो हो जाएगी कि वर्क मतलब कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड ऐसी फोर्स फील्ड होती है कि जहां पर आपका वर्क डन जो होता है बाय कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अगर यहाँ पे दिस की जगह पे यहाँ पे अगर आपका बेटर तरीके से लिखूं, क्योंकि हम डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं,
कंजर्वेटिव फोर्स इज इन अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये तीसरी डेफिनेशन आपके सामने निकल के आती है क्या, कि अगर आपका कोई कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा है, कहीं कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो उस केस में आपका, उस केस में बेटा आपका जो अगर क्लोज्ड पाथ आ गया, अगर क्लोज्ड पाथ आ गया, इन दैट केस आपका वर्क क्या हो जाएगा, इज जीरो। क्लोज्ड पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ये बहुत इजी चीज है एक्चुअली में बात करें तो, जो सामने आपको लिखा है ना इसी का रिजल्ट है। कैसे, देखो मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट था, मैंने कहा कि मैं घूम के, क्लोज पाथ मतलब घूम फिर के वापस से वहीं पे आ गया। ठीक है, क्लोज पाथ का मतलब होता है सिंपल सा बात, क्लोज पाथ का मतलब इसको कभी कभी क्लोज पाथ बोलते हैं, कभी कभी इसको हम क्लोज सर्किट बोलते हैं, कभी कभी इसको हम आपका क्लोज लूप बोलते हैं। तो इस सब नामों से इनका सबका एक ही मतलब है कि आपने जहां, इसका मतलब है कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम मतलब बॉडी आपका इस तरह से मोशन किया है कि बॉडी आपकी घूम फिर के सेम जगह पे लौट के आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्लोज्ड पाथ। तो मतलब यहाँ पे आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा, सेम ही हो गए। अगर ऐसा हो गया तो आप यहाँ पे से समझ सकते हो कि वर्क क्या हो जाएगा। सर वर्क होता है आपका के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अगर मेरा पहला और आखिरी पॉइंट सेम ही हो गए तो क्या ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। भाई पहली जगह पे तो आपका सेम ही स्पीड होगी, क्या जब सेम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या फिर मैं दूसरे फॉर्मूले से देखता हूँ तो यू आई माइनस यू एफ से देखता हूँ, तो मैंने बोला जब आपके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो ये भी क्या हो जाएंगे, आपके सेम हो जाएंगे, देन इन दैट केस वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो तीन तरह के डेफिनेशन आपने कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की पढ़ी, एक बार तीनों को देख लेते हैं। आपका पहला है कि आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड वो होता है जिसको हम एक पोटेंशियल, एक स्केलर क्वांटिटी से डिराइव कर सकते हैं। ये डेफिनेशन अपने आप में थोड़ी कम क्लियर होती है, तो हम इसका रिजल्ट जो है उसको समझते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो स्केलर क्वांटिटी होती है जिससे हम फोर्स को डिराइव कर सकते हैं, और ये उसका होता है फॉर्मूला, इस तरह से हम फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कैलकुलेट ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही निकाली जा सकती है, फ्रिक्शन और विस्कोसिटी जैसे फोर्सेस के लिए नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव डिपेंड, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनपुट्स। ये मैंने बात समझाई। इसका मतलब क्या है, वर्क डन, वर्क ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, और बेटर टू से ओनली ऑन द एंड पॉइंट्स। और उसको निकालने का तरीका मैंने इस पे आपको सवाल भी एक्चुअली में पहले ही करवा दिया था। मैंने आपको यहाँ पे जब पोटेंशियल एनर्जी पहले ही पढ़ा दी तो तब मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम टारगेट था पोटेंशियल एनर्जी समझाना। एक बार पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आ गई तो आप ये भी समझ सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। जो आप पोटेंशियल एनर्जी में जो भी चीजें कर रहे थे वो आपका था। थर्ड डेफिनेशन है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में आपका जो वर्क होता है अगर क्लोज पाथ में क्या होता है, आपका जीरो होता है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या होता है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है समझते पहले तो। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, मैंने आपको पहले ही बात समझा दी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है आपकी। मैकेनिकल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज, मैं शॉर्ट में एम ही लिख रहा हूँ, इट कैन बी डिफाइंड एज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो मैं इसको मैथमेटिकली कह सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात हमको अच्छे से समझ में आती है बेटा, क्या कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब जिस भी फोर्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जिस भी फोर्स की हम यहाँ बात करने वाले हैं, वो फोर्स ऑटोमेटिकली कैसा होना चाहिए, आपका कंजर्वेटिव होना चाहिए। वो फोर्स कैसा होना चाहिए, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हम ये बात बोल सकते हैं कि अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी डिफाइन करनी है तो वो भी किसके लिए डिफाइन होगी, आपकी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होगी। किसके लिए डिफाइन होगी, आपकी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होगी, क्योंकि वो पीई प्लस के का कोई फंडा नहीं है। के को कोई मतलब नहीं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव से, मेन आपके बात होती है। तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है, इसका कंजर्वेशन क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कहीं पे किसी बॉडी पे, अगर कहीं पे किसी बॉडी पे सारे के सारे फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं, सारे के सारे जो फोर्स लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहे हैं, तो वहां पर, तो वहां पर आपकी मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज में इसको आपके सामने लिखूं तो वो समझ में आने लायक थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी मैं उसको अलग तरीके से लिखूंगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी बुकिश लैंग्वेज, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलती है आपसे, ये बोलती है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। मतलब इफ ऑल द, सिंपल भाषा में थोड़ा बड़ा करके इसको लिखें, इफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, acting on a body are conservative forces,
कंजर्वेटिव फोर्सेस का बस ये मतलब समझ जाना कि वहाँ पे ग्रेविटी हो सकती है, वहाँ पे आपका स्प्रिंग हो सकती है, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकती है, और भी जो है बहुत सारी वो भी हो सकती है, लेकिन बस वहाँ पे फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इस तरह के फोर्स नहीं होने चाहिए। तो ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव फोर्स, इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग बॉडी ऑन अ बॉडी आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, देन then the total mechanical energy, then the total mechanical energy of the system, mechanical energy of the system is conserved, is conserved। देखिए मेन मुद्दा बस ये होना चाहिए कि आपके कोई भी फोर्स लगे, जो सबसे खतरनाक फोर्स है आपके सिलेबस में अभी वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरह का क्या है, आप विस्कस फोर्स वो आप फ्लूइड में पढ़ोगे। जैसे फ्रिक्शन जो होता है बेटा वो क्या होता है, एक तरह का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आपके इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी जो आप पढ़ रहे हो उसके सिलेबस के हिसाब से आपके क्वेश्चन में बस फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अगर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तब आप ऑटोमेटिकली क्या मान लोगे कि आपके सारे कोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। फ्रिक्शन ही है जो कंजर्वेटिव नहीं होता है, जो आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम अभी पढ़ रहे हैं, फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे फोर्स आप अभी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सबको कंजर्वेटिव मान सकते हो। तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा तो आपका ये मान सकते हो कि उस टाइम पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लागू होगा। याद रखें हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, ना कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हमें डिस्कस करने की खास जरूरत नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं बस बोल देता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो बहुत तरह की होती है, हीट, वर्क, फ्रिक्शन, सब के द्वारा खाई गई एनर्जी, सब कुछ एनर्जी होती है दुनिया में, ठीक है। लेकिन उनको हम मैकेनिकल एनर्जी नहीं बोलते। मैकेनिकल एनर्जी सिर्फ हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ही मिला के बोलते हैं, बाकी तीन तरह की एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, ऐसी बॉडी जो अलग पड़ी हुई है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, उसकी एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कंजर्व। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। बट ये क्या है आपका, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये सब तब काम करेगी जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हैं। चलो अभी उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, अभी हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, हमें कंजर्वेशन मैकेनिज्म की बात करना है। मैंने कहा कि जब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपके कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहे हो तो वहां पर आपको मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। इसका क्या मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स सेम या रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर, रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर। मतलब का यहाँ पे कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे कोई आपका सिस्टम है और यहाँ पे आपका कोई फाइनल, यहाँ पे भी आपका सिस्टम है। बस फर्क क्या है, इस सिस्टम की ये आपकी इनिशियल हालत है और ये सिस्टम की आपकी फाइनल हालत है, ठीक है। यहाँ पर इसके पास में कोई फोर्स लग रहे हैं F1 F2, बहुत सारे फोर्स भी लग सकते हैं। जस्ट यू हैव टू कंसिडर F1 F2 यहाँ पे लग रहे हैं, जस्ट यू हैव टू कंसिडर कि F1 F2 आर कैसे, कंजर्वेटिव ओनली। ये आपके कंजर्वेटिव ही होने चाहिए। अगर कंजर्वेटिव ही है देन इन दैट केस यू कैन मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व बोल सकते हो। तो मैं इस केस में क्या बोल सकता हूँ आपका कि मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल टू मैकेनिकल फाइनल, तो यहाँ से आप क्या बोल पाओगे, यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये पूरे सिस्टम के लिए आप बोल सकते हो ये वाली बात, और इसी को हम बोलते हैं आपका स्टेटमेंट या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन। ये आपका एक्सप्रेशन हो गई एक तरह से फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चलिए, तो ये हो गई। इसका एक छोटे छोटे यूज देख लेते हैं हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ग्रेविटी और स्प्रिंग ही है, तो उसी की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हम अगर ग्रेविटी वाले केस में देखना चाहते हैं तो लेट से आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि एक बिल्डिंग से, या आपने एग्जांपल आपने मोशन इन वन या मोशन स्ट्रेट लाइन कर रखा है, एक बॉडी है जिसको मैंने यहाँ से ड्रॉप किया है, एक बॉडी है जिसको मैंने ड्रॉप किया, और ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। ये आपकी इनिशियल पोजिशन है। और वो जब गिर के टपक के गिरने के बाद में जब वो यहाँ पहुंचती है तो सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए कि उसकी वेलोसिटी होगी, और दिया क्या होगा आपको यहाँ पे कि उसकी हाइट क्या है, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मुझे जब इसकी वेलोसिटी नीचे आई है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला कि ये मेरी इनिशियल पोजीशन हो गई और सिमिलरली ये मेरी क्या हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो ग्रेविटी फोर्स है, और हम जानते हैं ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, आपका एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर आपका ग्रेविटी के अलावा कोई और फोर्स लग नहीं रहा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विल
फॉलो। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस योर ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटी फोर्स विच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इससे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी सॉरी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ऐसे बोल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपको काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की, तो यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड से आपकी बॉडी ऊपर है, ग्राउंड से बॉडी आपकी ऊपर है। अगर ग्राउंड से बॉडी आपकी ऊपर है तो इन दैट केस आप ये कह सकते हो, इन दैट केस आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे आपकी कितनी हो जाएगी, प्लस एम जी एच हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू, जब नीचे पहुंचा होगा तो इसकी स्पीड आपको v दिख रही है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हाफ वी एम वी स्क्वायर हो जाएगा। जब ग्राउंड पे होती है तो ग्राउंड पे हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, तो हम जानते हैं तो यहाँ पे 0 की हमें v निकालना था, तो जब इसको हम सॉल्व करते थे एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी √2gh। ऐसा ही फॉर्मूला बेटा हमने आपको काइनेमेटिक्स में या फिर हम बोल सकते हैं मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था, आपके चैप्टर नंबर शायद 2 में, चैप्टर नंबर 2 या 3 में, 2 में ही पढ़ा है आपने ये फॉर्मूला, आपने चैप्टर नंबर 2 में सॉरी 3 में पढ़ रखा है, मोशन इन 1D में। तो वहां पे आपको ये चीज आई थी। तो आप इस तरीके से कोई भी निकाल सकते। मान लो कल को यहाँ पे कोई वेलोसिटी होती, यहाँ पे कोई वेलोसिटी होती, तो यहाँ पे हम 0 रखने के बजाय बस वो हाफ एम वी उस पर रख लेते और कैलकुलेशन करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं तो वो है आपका बेटा स्प्रिंग की बात करेंगे हम, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स भी एक तरह का क्या होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो लेट्स से कि स्प्रिंग में आपको एक सवाल दे रखा है कि मैंने एक स्प्रिंग को यहाँ पे दबा के छोड़ा, ठीक है, यहाँ से मैंने रिलीज किया, मैंने स्प्रिंग को एक पॉइंट से, ये मीन पोजीशन है आपकी, ठीक है, ये मीन पोजीशन से आप हमेशा डिस्टेंस लेके चलते हो अपने इन स्प्रिंग। तो ये आपको दे रखा है लेट्स से कि 2 मीटर आपको दे रखा है, बहुत बड़ा डिस्टेंस ले लिया मैंने, पर फिर भी लेके चलते हैं। और यहाँ पे के जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू मेरे को लेट्स से 1000 न्यूटन पर मीटर दे रखी है, ठीक है। तो ये 2 मीटर बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो उसको हम 2 मीटर ना लेके आपका 20 सेंटीमीटर ले लेते हैं एक तरह से, ठीक है। और आपसे बोला कि यहाँ से मैंने रिलीज किया है, जब मैंने उसको दबा के मैंने उसको रिलीज किया, तो ऑब्वियसली जब रिलीज का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फिर आपसे बोलता है कि जब ये धीरे 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 वापस बाहर की तरफ जाएगी, स्प्रिंग को जब आप छोड़ते हो तो वो आपकी वाइब्रेट करती है, आपकी आगे जाती है। तो बोलता है कि जब ये यहाँ पर कहीं पे पहुंच जाएगी, लेट्स से कि वो यहाँ पे कुछ 40 सेंटीमीटर पे पहुंच गई, तो इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सवाल आपसे ये पूछा गया है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो फोर्स बेटा आपका लग रहा है, आपका जो फोर्स यहाँ पे लग रहा है वो कौन सा है, आपका स्प्रिंग फोर्स है। यहाँ पे जो फोर्स आपका लग रहा है वो कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स है। और स्प्रिंग फोर्स एक तरह का क्या होता है आपका, कंजर्वेटिव फोर्स ही होता है, एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इजीली लगा सकता हूँ। जब मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगाता हूँ आपका, तो मैं क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये मैं आपका यहाँ पे बोल सकता हूँ। अगर मैं इसकी बात यहाँ पे करता हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मतलब रिलीज पॉइंट, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आपने बोला कि रिलीज किया तो 0 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे जब 0 वेलोसिटी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। याद रखिए हमेशा 0 नहीं होगी, आप कभी कभी उसको वेलोसिटी से भी छोड़ सकते हो, तब आपको हाफ एम वी यू स्क्वायर लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मूला बताया था, जो था आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जब हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ के की वैल्यू आपकी 1000 इंटू आपका हाफ के एक्स, एक्स को अगर हम रखेंगे आपका मीटर में तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जब यहाँ पे पहुंची तो बोला यहाँ पे स्पीड कितनी होगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं लेते हैं, 40 तो ज्यादा बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा, लेट्स से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया हाफ एम वी स्क्वायर लिखना है, तो हाफ एम मैंने आपको दे नहीं रखा, हाँ एम मैंने नहीं दे रखा, तो एम जब दे नहीं रखा तो लेट से एम की वैल्यू आपने 1 kg ही ले लिया, तो हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, मुझे वी निकालना है तो वी स्क्वायर रखता हूँ, और यहाँ पे हाफ के स्क्वायर, के की वैल्यू मैंने आपको दे रखी है 1000 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मैंने 0.1 का स्क्वायर। तो आप इस क्वेश्चन को अब आपको सॉल्व करना है, तो आप अगर मैं सॉल्व करने पे मेरा ज्यादा फोकस नहीं हो तो आप आराम से कर सकते हो, कैंसिल आउट कर देंगे, हाफ हाफ और हाफ कट जाएंगे। तो जब आप सॉल्व करते हो यहाँ से तो ये निकल के आएगा आपका, ये आएगा आपका 4, लेकिन 0.00 से आपका 40 निकल के आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0.11, यहाँ पे यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 0.1 यानी 10 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप जब वी निकालोगे, वी स्क्वायर निकालोगे तो 30 निकल के आ जाएगा, तो वी आपका क्या निकल के आएगा बेटा,
v निकल के आ जाएगा आपका √30 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका v निकल के आएगा। तो इस तरह से हम आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकली आपके एग्जाम आएंगे, इससे ज्यादा हाई फाई लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं आने वाले, तो ज्यादा करने के लिए ये स्प्रिंग और ग्रेविटी वाला जो पोर्शन है ये इसको अच्छे से याद रखना। अब कुछ नोट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकते हैं यहाँ से। वो सवाल आपके देख लेते हैं और आप थ्योरेटिकल भी पूछ सकता है आपसे। फर्स्ट, हमने जब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था तो मैंने लिखा था डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है आपका माइनस वर्क लिखते हैं, या इसको हम माइनस एफ डॉट डी एस भी लिख सकते हैं। ये दोनों चीज मैंने वहां पे समझाई थी, ठीक है। इसको मैंने क्या बोला, u2 माइनस u1। मैंने आपसे बोला था कि हम क्या करते हैं, u1 को हम क्या लेते हैं आपका एज अ रेफरेंस लेते हैं जनरली। कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे इसको हम जीरो ले लेते हैं, मैक्सिमम टाइम पे, पर हमेशा जीरो ले ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इट रेफरेंस पोटेंशियल, इसको हम कभी कभी जीरो ले सकते हैं, जनरली हम इसको जीरो लेते हैं। जनरली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसको हम हमेशा जीरो लेंगे, कभी कभी कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम इसकी वैल्यू u1 की वैल्यू कुछ लेते हैं तो आपका जो u2 की वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन u1। u2 की वैल्यू जो है इट डिपेंड्स ऑन u1, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, इट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। क्योंकि जब तक आप u1 की वैल्यू को कुछ लेके नहीं चलोगे तब तक आप u नहीं निकाल सकते। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब u ही है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन जो डेल्टा u की वैल्यू है u2 माइनस u1, क्योंकि आपका u1 अब आप इसमें घटा रहे हो, देखो सारी बात u1 पे डिपेंड करती है। अब u1 को आपने घटा के पिक्चर से अलग कर दिया है आपका, तो आप ये बोलते हो कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है आपका डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ये बोल सकते हैं सिंपल सी बात कि आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, बट change in potential energy does not depend on reference। और ये सवाल आपका सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा, does not depend on reference, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, काफी ज्यादा पूछा गया है एग्जाम्स में, नीट विद आईआईटी में भी स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, और एनसीईआरटी सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे आपका कि ये तो खैर मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, अगर कल को आपको बोला गया कि मुझे मतलब मुझे बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं, F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, इस तरह से बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं यहाँ पे, और वहां पे आपका फ्रिक्शन भी लग रहा है, वहां पे आपका फ्रिक्शन भी लग रहा है, और आपसे बोला गया कि क्या इसमें हम फ्रिक्शन लग रहा है, ये फ्रिक्शन हो गया। अगर बेटा फ्रिक्शन लग रहा है तो इस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी कैन नॉट बी कंजर्व्ड। आपको यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को हम कंजर्व नहीं लगा सकते। अगर नहीं लगा सकते, प्लस अगर हम वर्क निकालना चाहते हैं तो भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। इस केस में वर्क बाय u1 माइनस u2 से हम वर्क नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी यूज, बिकॉज u1 माइनस u2 आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है। तो आप फिर किस हेल्प से निकालोगे? तो अगर फ्रिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में आ गया, फ्रिक्शन अगर आपका आ गया कहीं भी, तो आपको उस टाइम ध्यान देना है कि आपको उस टाइम जो वर्क है बेटा वो निकालना होगा विद द हेल्प, क्योंकि फ्रिक्शन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। तो विद द हेल्प ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम का वहां पे इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है आपका, तो ऐसे बोलोगे कि वर्क बाय F1 वो आप निकाल लोगे फॉर्मूले से, वर्क बाय F2 वो आप निकालोगे फॉर्मूले से, वर्क बाय फ्रिक्शन, अब ये सबसे बड़ी दिक्कत कर रहा है आपको, वर्क बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें, इज इक्वल टू आप बोल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम तो हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। अब आपको ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो इसकी हेल्प से आप वर्क फ्रिक्शन का निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा बड़ा सवाल बन जाता है, यहाँ से पूछ लिया जाए तो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हो, तो उस तरह से आप इसको अप्लाई कर पाओगे। समझ में आया है अभी तक बेटा जितना पढ़ाया हमने, राइट? जी। अब देखिए थर्ड, एक और चीज हमको देखने को मिलती है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से, हमको क्या बात देखने को मिलती है कि हम ये बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी वो उसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी आपकी,
कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो मैं ये एक स्टेटमेंट यहाँ से बोल सकता हूँ कि आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कुछ भी होती रहे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कुछ भी रहे होती रहे, लेकिन इनका जो सम होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, देन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट 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 डिक्रीज, राइट। अगर आपको किसी दो नंबर का सम है, वो मुझे सेम बना के रखना है, अगर उनमें से एक चीज बढ़ रही है तो मुझे ऑटोमेटिकली दूसरी चीज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, वरना उनका सम, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर गई, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर गई, तो दोनों बढ़ के आपका कांस्टेंट तो रहेगा ही नहीं। सिमिलरली मैं पूछता हूँ कि अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, देन इन दैट केस योर पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज सो दैट द सम रिमेन्स कांस्टेंट। तो जहां आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है वहां वो डिक्रीज होगी। और सेम स्टेटमेंट उल्टा भी बोल सकता हूँ, मतलब जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, पता होना चाहिए। जब हम स्प्रिंग में इस बात को देखते हैं, जब हम स्प्रिंग में इस बात को लागू करते हैं, तो हम ये इसको हम देख भी सकते हैं किससे कैसे। तो देखिए स्प्रिंग में अगर हम बात को देखें, ये आपको मान लीजिए मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां से हम बॉडी को कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं। अगर मैं इसको यहाँ दबा के छोड़ता हूँ, यहाँ से मैं छोड़ता हूँ, तो जब ये यहाँ जाएगी तो हम ये पाते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ जाएगी, तो हम ये पाते हैं कि इस टाइम पे क्या हो रहा होता है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जीरो थी जब आपने छोड़ा था। और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से और दूर जाती है, जैसे जैसे ये मीन पोजीशन से और दूर जाती है, तो यहाँ पर ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचती है अपनी। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उससे आगे नहीं जा सकती। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब उससे आगे नहीं जा सकती। ठीक है, मेन पोजीशन हो गया ये। तो ऑब्वियसली जहां से आपने छोड़ा है वो भी तो क्या होगा, वो भी आपका एक तरह का एक्सट्रीम पोजीशन है। मैं इसको EP1 बोल रहा हूँ, इसको EP2 बोल रहा हूँ। EP का मतलब है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रही होती है, इस वाले जगह पे जब ये जा रही होती है, तो इसमें मैं क्या पाता हूँ, इसमें मैं ये पाता हूँ कि यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाकर एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पे जाकर रुकेगी ना, यहाँ पे जाकर रेस्ट पे आ जाएगी। और इस केस में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सेम फंडा क्या होता है जब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं ये पाता हूँ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, इंक्रीज करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फंडा लग रहा है। सेम जब यहाँ से यहाँ आता हूँ तो मेरा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फिर उल्टा होता है। मेरा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो हम ये पा रहे हैं जिस जगह पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, उल्टा होता है, मतलब हर जगह उल्टा काम करेंगे। तो हम यहाँ पाते हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। बीच वाली जगह पे क्या होता है आपका, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका, इट इज मिनिमम। मिनिमम तो बताओ जीरो ही होती है, मिनिमम भी छोड़ेंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है मिनिमम। यहाँ पे अगर हम बात करें इस एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ पे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, जो कि क्या होती है, मिनिमम भी होती है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी, मैक्सिमम होती है, जिसकी वैल्यू आपकी हाफ की एक्सपेयर होती है, तो हम जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चाहिए। तो जब हम आपका एक ग्राफ सा बनाते हैं एनर्जी के बीच में और आपका एनर्जी के बीच में और आपका एक्स के बीच में, जब एनर्जी के बीच में और आपका एक्स के बीच में हम एक ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे फॉर स्प्रिंग, खासकर हम स्प्रिंग की अगर बात करें तो उसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं, तो वो जो ग्राफ बन के बेटा वो आता है, वो आपका एक पैराबोलिक टाइप का ग्राफ बन के आता है। देखेंगे इसको हम एक सेकेंड। तो क्योंकि आपका यहाँ पे अगर बात करें तो मैंने इस तरह ग्राफ बनाया, स्प्रिंग के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, तो समझा सबके ले रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे जब x इज इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब वो कौन सी पोजीशन होती है, मीन पोजीशन होती है। यहाँ पे आपकी लेट से एक एक्सट्रीम पोजीशन है EP2, और यहाँ पे आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है आपकी EP1। तो आपका एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन तक आपकी बॉडी जाती है। तो हम ये पाते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ पे हमने एनर्जी का लाइन बनाई है कि एनर्जी कैसे बढ़ रही है घट रही है। तो हम मानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है बेटा वो तो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। तो मैकेनिकल एनर्जी की लाइन कैसी बन जाती है, एक कांस्टेंट लाइन बन जाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम ये पा रहे हैं कि आपका जब एक्स की पोजीशन 1 पे है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और यहाँ पे भी क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी से कांस्टेंट नहीं हो सकती। ये वाली लाइन किसकी होगी, मैकेनिकल एनर्जी की होगी, जो कि क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। मैकेनिकल एनर्जी से ज्यादा तो हो नहीं सकती। तो आपको काइनेटिक एनर्जी का कर्व कैसा देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, एक कर्व मिलता है आपको, और इस तरह से वो चीज यहाँ जा रही है। मैंने थोड़ा ज्यादा दूर बना दिया EP2 को, मैं इसको थोड़ा सा पास कर देता हूँ।
ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं EP2 को बनाना चाहूँ, यहाँ पे तो ये बन गया आपका EP2 एक्सट्रीम पोजीशन 2। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। सिमिलरली जब मैं पोटेंशियल एनर्जी के बेटा डायग्राम बनाना चाहता हूँ, तो हम देखते हैं कि आपका वो मैक्सिमम होती है यहाँ पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और आपका मीन पोजीशन पे क्या है, आपका 0। ये सब कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है आपकी मीन पोजीशन में, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब यहाँ कर्व बनाते हैं तो इस तरह का कर्व बन के आता है, इस तरह का कर्व बन के आता है, जो कि पैराबोलिक होता है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं कि जब हम आपका एक्सट्रीम पोजीशन 1 से लेके आपका मीन पोजीशन पे जा रहे हैं, तो आपका इस पूरे रास्ते पे क्या हो रहा है, आपका काइनेटिक, इस पूरे रास्ते में आपका मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इट इज इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग। सिमिलरली जब यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि मैकेनिकल एनर्जी अभी भी क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, जो कि रेड कलर में है, वो आपकी डिक्रीज कर रही है। और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जो ये ग्रीन वाला है, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी का। और ये जो मैंने आपका लेट्स से रेडिश है या ब्राउनिश है, ये आपका है काइनेटिक एनर्जी का। जल्दी से बताइए कर्व समझ में आया कि नहीं आया। हाँ है सर। ठीक है, तो बेटा हम एक काम कर रहे हैं, अभी की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, क्योंकि मेरी एक और क्लास है इसके बाद में। ठीक है, तो हम अभी की क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अभी आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें सिर्फ आपका एक टॉपिक बचा है, जो कि है वर्टिकल सर्कल। हमने आपका जो टर्म 1 के हिसाब से सिलेबस है, उसकी अगर हम बात करें, तो वो हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सॉरी, टर्म 1 का सिलेबस नहीं, उसका ये चैप्टर के हिसाब से कंप्लीट कर लिया है। तो हम आपका बाकी जो बचा है आपका वर्टिकल सर्कल, उसको अलग से करेंगे। ठीक है,